बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होगे। आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है, बहुत सही। ठीक है, तो मैं आपको थोड़े और काम करवाता हूं। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के कुछ 10-12 क्वेश्चंस करेंगे, जिनमें से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने पक्के हैं। तो बहुत ढंग से और बहुत एनर्जी के साथ करिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हाउ इलेक्ट्रिक करंट रिलेटेड टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ कंडक्टर। यानी किसी भी कंडक्टर के टर्मिनल पे अगर आप क्या करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस V लगाते हो, तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या रिलेशन है, एक सर्किट भी आपको ड्रा करनी है और इनके रिलेशनशिप को बताना भी है। तो क्या लिखोगे कि करंट जो किसी भी कंडक्टर में फ्लो करती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इतनी बात समझ आ रही है? एक सर्किट आपको ड्रा करनी है, तो सर्किट ड्रा करते टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। उसमें एक बैटरी लगा देनी है, एक की लगा देनी है, एक वोल्टमीटर लगाना है और एक अमीटर लगा देना है। बात समझ आई? इतनी बातों का ध्यान रखोगे और एक सर्किट ऐसे ही ड्रा कर दोगे। बात समझ आई? चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? Why should अमीटर हैव लो रेजिस्टेंस? यानी जो आप अमीटर ऐड कर रहे हो सर्किट में, उसका रेजिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, बहुत लो होना चाहिए। लो रेजिस्टेंस से क्या होता है, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कम होता है, जिससे मैक्सिमम आपकी क्या होती है, करंट फ्लो करती है। तो यही लिखना भी है कि अमीटर का रेजिस्टेंस ना के बराबर होना चाहिए, जिससे सर्किट का रेजिस्टेंस कम से कम रहे और मैक्सिमम करंट सर्किट में अलाउ हो या फ्लो हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपका यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन ये है कि VI ग्राफ आपको दे रखा है A और B। इसमें से आपको देख के ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा सीरीज में है और कौन सा पैरेलल में है। I और V है, तो स्लोप जो निकाला जाता है ना, वो पता है कैसे निकाला जाता है, I अपान में V। I अपान में V, I अपान में V पता है यहाँ पे क्या होगा, I अपान में V इक्वल होगा किसके, 1 अपान में R के। इसका मतलब ये है कि स्लोप जितना कम होगा, स्लोप जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। उल्टा है यहाँ पे, स्लोप जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, स्लोप जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। यही बात आपको अप्लाई करनी है। आप कैसे निकालते हो ध्यान दीजिएगा। आप ऐसे ग्राफ ड्रा करते हो, यहां पे आप चेक करो I अपान में V की वैल्यू, और यहां पे चेक करो, यहां पे क्या होगा, I की वैल्यू कम है, I की वैल्यू छोटी है, V की वैल्यू ज्यादा है। यहां पे I अपान V की वैल्यू क्या होगी, कम आएगी। A में I अपान V की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। V में क्या आएगा, I अपान V की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो बात समझ आ गई होगी। I अपान V की वैल्यू अगर आपकी क्या आती है, I अपान V की वैल्यू आपकी यहाँ पे, चलो आंसर ऐसे लिख लेना। कैसे लिखोगे, ग्राफ A का स्लोप क्या है, कम है। ग्राफ A का स्लोप कम है, इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है। रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब ये आपका क्या है, सीरीज में है। इतनी बात समझ आ गई। दूसरे में जो ग्राफ B है ना, ग्राफ B में स्लोप आपका क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। स्लोप ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या है, कम है। और रेजिस्टेंस कम हो तो क्या पता चलता है कि आपकी सर्किट क्या है, पैरेलल है। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है, तो ऐसे ही लिखिएगा। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक टेबल दे रखी है आपको। टेबल किसकी है, करंट और वोल्टेज की। तो पहला क्वेश्चन आपका यही है कि VI ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। तो ग्राफ पेपर आपको मिल जाएगा या आप बिल्कुल मिलेगा, प्रोवाइड करेंगे। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ग्राफ पेपर पे आप यहां पे क्या ले लेना, वोल्ट ले लेना, ठीक है। और यहां पे क्या ले लेना, यहां पे करंट ले लेना I एम्पियर में, ठीक है, रख लेना। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे V और I का ग्राफ आपने प्लॉट कर दिया। V और I का ग्राफ क्या बताता है, स्लोप हमेशा क्या बताता है, रेजिस्टेंस बताता है। इतनी बात ध्यान रहेगी। चलो और बाकी क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, दूसरे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है रेजिस्टेंस पता करो। किससे, ग्राफ से। ग्राफ से रेजिस्टेंस कैसे पता करते हैं, तो ये वाली जो वैल्यू है ये 9 है, ये वाली वैल्यू जो है वो 5 है, ये वाली वैल्यू जो है वो 1.5 है, ये वाली वैल्यू जो दिख रही है आपको वो 2.5 है। अब देखिएगा कैसे निकालते हो आप दिस, ठीक है। यहां गैप निकालोगे 9 - 5, और यहां क्या निकालोगे
2.5 माइनस 1.5 कितना आ जाएगा 4/1, यह आ जाएगा आपका 4 ओम। ठीक है, ये डेल्टा V अपान में डेल्टा I निकाला जाता है, यही क्या होता है आपका R होता है, रेजिस्टेंस। इतनी बात समझ आ रही है, ऐसे निकालोगे ग्राफ से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है, व्हाट डज ग्राफ रिप्रेजेंट। ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इसके लिए आप आंसर सीधे लिख लेना यहां से कि ग्राफ रिप्रेजेंट करता है ओम्स लॉ को, जो क्या बताता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस V होता है अक्रॉस द कंडक्टर अक्रॉस द रजिस्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। ठीक है, किस पे, जबकि टेम्परेचर आपका वहां पे कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाई शुड दिस ग्राफ पास थ्रू ओरिजिन। ये ग्राफ ओरिजिन से क्यों पास होना चाहिए, तो अभी आपको पता है ग्राफ आप देखो ओरिजिन से क्यों पास हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जब इसमें कोई करंट नहीं होगी, जब इसमें क्या होगी कोई करंट नहीं होगी, तो इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा। इसका मतलब आपने कोई बैटरी नहीं लगा रखी तो उसमें कोई करंट भी नहीं जाएगा। बात समझ आई, I0 तो V0 या V0 तो I0। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, ये सजेस्ट करता है। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, विच टाइप ऑफ सर्किट सीरीज और पैरेलल शुड बी यूज्ड व्हेन यू हैव टू ऑपरेट डिफरेंट गैजेट्स इन योर हाउस, लिस्ट 2 रीजन फॉर योर आंसर। बात समझ आ रही है कि आपके घर में सीरीज या पैरेलल में से कौन सी सर्किट यूज करते हो जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गैजेट्स लगाने होते हैं। ठीक है, और आपको आंसर भी करना है, 2 रीजन भी देने हैं। देखो कैसे लिखोगे, बहुत प्यारा सा आंसर है। पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट आप यूज करते हो जब आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के गैजेट्स यूज करने होते हैं। बात समझ आ रही है। ठीक है, तो रीजन देना होगा, तो पहली बात तो ये बताओगे कि जितने भी आप गैजेट्स यूज करते हो हर किसी को फिक्स करंट नहीं चाहिए होती, हर किसी को सेम करंट नहीं चाहिए, सबको अलग अलग चाहिए। इसलिए ध्यान रखो कि हर गैजेट को पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिले, उसको जितनी करंट चाहिए होगी उतना उसको मिल जाएगा। दूसरी बात क्या होती है, अगर गलती से कोई गैजेट आपका खराब हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, उसमें करंट पास ऑन नहीं होती, तो पैरेलल में चलाने का ये फायदा होता है कि दूसरा वाला गैजेट आपका काम करता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो करंट फ्लो है वो दूसरे वाले गैजेट से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। इतनी बात क्लियर है। चलो यहाँ पे एक सर्किट दे रखी है, सर्किट में आपसे पूछा जा रहा है करंट, और जब सर्किट में आपसे करंट पूछा जा रहा है तो आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, पहले आपको निकालना पड़ेगा टोटल रेजिस्टेंस। क्या निकालना पड़ेगा, टोटल रेजिस्टेंस। आप पहले इन दोनों को निकालना। बात समझ आ रही है, पहले इन दोनों को निकालना। कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 6 + 6, ये हो जाएगा आपका 12 ओम। फिर आपका 6 ओम के साथ ही क्या है, पैरेलल है, तो अगेन आप क्या करना है यहाँ पे 1/6 + 1/12, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2 + 1, ये हो जाएगा 3/12। यानी आपका यहाँ पे जो अगला रेजिस्टेंस आ गया इस टोटल का, इस टोटल को अगर मैं क्या कंसीडर कर लूं, R डैश कंसीडर कर लूं, तो R डैश आपका आ जाएगा 12/3 यानी 4 ओम। इतनी बात समझ आई। अब ये जो टोटल 4 ओम आया है ना यहाँ पे आपका, ये जो टोटल 4 ओम है ये अब इन तीनों के पैरेलल में है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, टोटल R हो गया आपका 3 + 4 + 3 यानी 10 ओम। इतनी बात क्लियर है, 10 ओम आ गया भाई, तो आप तो करंट ही बतानी है। करंट कैसे बताएंगे, चलो देख लो। करंट हो जाएगी आपकी I = V/I, और V आपका है 4.5/10, जो कि हो जाएगा 0.45 एम्पियर। इतनी बात क्लियर है। चलो तो फटाफट अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 9 इलेक्ट्रिकल रजिस्टर्स हैं, 9 है, देखो 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, और सब क्या है ऐसे कनेक्टेड है। इसमें 3 अमीटर है, A1 है, A2 है और A3 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन है। पहले तो A1 और A3 में रिलेशन क्या है, बहुत सिंपल सा रिलेशन,
सीरीज में है, सीरीज में है तो करंट क्या होगी, सेम। तो लिखोगे कैसे, लिखोगे बोथ हैव द सेम रीडिंग A1 इक्वल टू A3। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है। चलो एक आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन A2 एंड A3। ध्यान से देख लो, A2 यहाँ पे है, A3 यहाँ पे है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे करंट जो है वो 1 एम्पियर है। कितनी है, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर और ये 4 रजिस्टर हैं, चारों के रेजिस्टेंस सेम है, 3 ओम। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे करंट सब में डिवाइड हो जाएगी, यानी कितनी, 1/4 1/4 1/4। बात समझ आई। तो A3 और A2 में क्या रिलेशन होगा, जो A3 में करंट होगी वो तो 1 एम्पियर होगी, लेकिन जो A2 में होगी वो 1/4 एम्पियर होगी। ये रिलेशन हो गया। या तो आप यहाँ पे, अब देखो आंसर कैसे लिखा हुआ है, आंसर कैसे करोगे, A2 को लिख दोगे 1/4 एम्पियर, क्योंकि सब में इक्वली डिवाइडेड हो रही है, 4 रजिस्टर्स हैं। या तो लिख दोगे A2 की करंट A3 की 1/4 है, या तो लिख दोगे A2 में करंट जो है वो A3 से कम है। आप समझ आई, बहुत सिंपल सा, जो भी लिखोगे सब सही है, सब पे पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब ध्यान देना, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर का है। अगला क्वेश्चन, डिटरमाइन द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर V1। V1 की रीडिंग चाहिए, और V1 की रीडिंग चाहिए तो पहले तो करंट पता है, यहाँ पे 1 एम्पियर है, वही 1 एम्पियर इन दोनों में जाएगी। तो पहले यहां से निकाल लेना टोटल रेजिस्टेंस। कैसे निकालोगे टोटल रेजिस्टेंस, 1/3 प्लस 1/3 हो जाएगा 2/3, और रेजिस्टेंस निकालोगे तो ये हो जाएगा 3/2, मतलब 1.5 ओम। करंट निकालनी है। करंट कैसे निकालोगे, देखो करंट V1 में जा रही है, करंट यहां से 1 एम्पियर इन दोनों में मिलके जा रही है ना, वही लगा दो टोटल करंट। यहां लगाओगे V इक्वल टू क्या लगाओगे, IR। I है आपकी 1.5, ये हो जाएगा 1.5 वोल्ट। समझ आ गई बात। चलो और वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, समझ आ गया तो। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस भाई पता करना है, तो पहले ध्यान देना, पहले वाले का तो आपने कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया 3/2। इसमें कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 हो जाएगा 3/3, आ जाएगा 1, यानी यहां तो आ गया 1 ओम। यहां पे कितना है, 4 है, 4 है तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये हो जाएगा 4/3। रेसिप्रोकल ले लोगे 3/4 आ जाएगा रेजिस्टेंस। अब सारे रेजिस्टेंस का सम कर लेना, कितना आया 1.5 प्लस 1 प्लस 3/4 को क्या लिखोगे 0.75, आ जाएगा 3.25, क्या आ जाएगा ओम। ये क्या है आपका टोटल रेजिस्टेंस है। इतनी बात समझ आ रही है, चलो समझ आ रही है तो आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस है ऐसे, वो भी कर लेना और इसे भी कर लो। तो एनसीईआरटी में ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन क्या है, 3 रजिस्टर्स 6 ओम के हैं, जिनको हम इस तरह से सर्किट बना रहे हैं कि टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का 9 ओम आना चाहिए। देखो 3 है ना, अगर मैक्सिमम अरेंजमेंट सीरीज में सबको कर दूंगा तो 18 आ जाएगा 18, और अगर मैं क्या कर दूं पैरेलल में कर दूं तो 1/6 1/6 कितना आ जाएगा, ऐड होके 1/6 कितना आ जाएगा 3/6, यानी 6/3 2, तो मिनिमम 2 आएगा और मैक्सिमम 18, लेकिन बीच का आ रहा है 9। इसका मतलब ना तो ये पूरा सीरीज में है ना तो पूरा पैरेलल है। चलो करते हैं कैसे होगा ये। पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, आप सर्किट बनाओगे, एक आपका क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा और बाकी 2 आपके क्या हो जाएंगे। बात समझ आ रही है। चलो ये आपके 6 हो गए, ये भी आपका क्या हो गया। रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, तो पहले इसका रेजिस्टेंस निकालो, तो क्या निकालोगे R इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6, ये हो जाएगा 2/6, ये हो जाएगा 1/3, यानी R इक्वल टू हो जाएगा 3 ओम। समझ आ गई बात। टोटल रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9 ओम। तो लिखोगे क्या, कहोगे एक 6 ओम का रजिस्टर्स, मतलब 2 को क्या रखेंगे पैरेलल रखेंगे, और उनका रिजल्टेंट एक 6 ओम के रजिस्टर के साथ क्या रखेंगे सीरीज में रखेंगे, तब जाके इस अरेंजमेंट से टोटल 9 ओम आपका क्या आएगा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा। क्लियर हो इतनी बात। चलो क्लियर हो तो एक बात और चेक कर ले, ये बात यहीं कर देता हूं, ठीक है ध्यान देना।
इसमें कह रहा है इसमें टोटल करंट क्या होगी, क्या पूछ रहा है, नहीं नहीं, यहाँ क्या पूछ रहा है, पावर कंज्यूम्ड। पावर कंज्यूम्ड बताना है किसमें, केवल 2 में, यानी इसमें बताना है केवल, सब में मत निकाल देना। लेकिन निकालने के लिए पहले आपको क्या चाहिए, फॉर्मूला देख लो, P इक्वल टू होता है I स्क्वायर R। तो पहले आपको R तो पता है, I चाहिए, और I कौन सी चाहिए, सीरीज है, टोटल करंट चाहिए। टोटल करंट कैसे निकलेगा, तो पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना। क्या निकालोगे, टोटल रेजिस्टेंस, जो कि 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 ओम। फिर यहां से निकालना करंट, करंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, V/R। V कितना है, 6 है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, 3 है, तो कितना आ गया, 2 एम्पियर। चलो टोटल करंट निकल गई, बहुत अच्छे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब निकालेंगे पावर। पावर इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर, और निकालना किस में है, 2 में निकालना है, टोटल मत यूज कर लेना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, ये कितना हो जाएगा, 8 वाट। इतनी बात समझ गए, बहुत अच्छे, समझ गए। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। When is the potential difference between 2 point is said to be 1 volt। ऐसे ही 1 एम्पियर होता है, ठीक है, 1 एम्पियर भी ऐसे ही लर्न कर लेना, जैसे मैं बताता हूं आपको। 1 वोल्ट, 1 वोल्ट क्या होता है, तो डेफिनेशन लिखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 volt when 1 joule of work is done moving 1 coulomb of charge between those 2 points। बात समझ आई, सपोज करो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक कुलाम के चार्ज को अगर मूव कराने में 1 जूल का काम करना पड़ता है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। इतनी बात समझ आ रही है। चलो मैथमेटिकली लिखना होगा तो ऐसे लिखना, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन में 1 कुलाम। अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, इसके दूसरे पार्ट में कह रहा है कि 0.2 mm का डायमीटर का एक वायर है, रेजिस्टिविटी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10 ओम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ पूछ रहा है, रेजिस्टेंस 14 ओम है। क्या फॉर्मूला लगाते हो, R इक्वल टू होता है रो L अपान में A। लेंथ पूछ रहा है तो R A अपान में हो जाएगा रो। चलो भाई एरिया कैसे निकालोगे, दिया है डायामीटर, एरिया इक्वल टू होता है पाई R स्क्वायर, पाई की वैल्यू रख देना 22/7 या 3.14, आपकी मर्जी है। वैसे तो मुझे 14 दिख रहा है तो मैं तो 22/7 ही रखूंगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायामीटर आपका दे रखा है D 0.2 mm। पहले तो भाई ये रेडियस हो जाएगी 0.1 mm। अब भाई mm में तो काम चलेगा नहीं, तो हम इसे चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, लिखेंगे 1 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। ये कैसे हुआ भाई, 1 मिलीमीटर में 10 टू द पावर -3 मीटर होता है, ठीक है, ऐसे चेंज कर लेना। चलो R स्क्वायर रख दो, क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -4 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर -8 हो जाएगा। चलो डायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ आ जाओ, R की वैल्यू रख दो 14, A की वैल्यू रख दो 22/7 इंटू 10 टू द पावर -8। चलो रो की वैल्यू रख दो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 भाई। चलो यहाँ कट कर दो, ये कट कर दो पूरा, यहाँ पे कट कर दो 7 से 2 से कट कर दो 0.8, इसे कट कर दो 11, इसे कट कर दो 0.4। चलो यहाँ आ गया आपका 11 बाई में 0.4, ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 110 अपान में 4, या फिर कितना हो जाएगा 4 टू जा 8, कितना हो जाएगा 4 टू जा 8, यहाँ पे बचेगा कितना 3, तो कितना हो जाएगा 4 6 जा कितना हो जाएगा 4 7 जा 28। गुड, आती है मैथ। 28 बचेगा भाई, तो 27.5 क्या बचेगा मीटर। इतनी बात क्लियर है। इन्होंने कह दिया भाई डायामीटर डबल कर दो, डायामीटर डबल कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा, रेजिस्टेंस कितना है भाई 14 है। मैं एक रिलेशन बता देता हूँ, बहुत क्विक समझना। रेजिस्टेंस यहाँ पे पाई जो होता है यानी एरिया इक्वल होता है पाई D स्क्वायर अपान में 4, एक नॉर्मल डायामीटर। लेकिन डायामीटर डबल कर रहे हो तो A डैश हो जाएगा पाई D स्क्वायर, यानी यहाँ पे
आप ये कह सकते हो कि ए डैश इक्वल होगा 4 टाइम्स ए के, यानी डायामीटर डबल करते ही एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। इसका मतलब अगर एरिया 4 टाइम्स बढ़ा है ना, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। 14 था ना, कितना था, 14 था, 14 को 4 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना, कितना हो जाएगा, 4 3 जा 3.5 हो जाएगा, 3.5 ओम। इतनी बात समझ आई? चलो बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक हीटर है, एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो कंज्यूम करता है एनर्जी 880 वाट जब मैक्सिमम रेट पे चल रहा होता है, और मिनिमम रेट पे चलता है तो 330 वाट कंज्यूम करता है। सोर्स जो है वो 220 वोल्ट का है। तो हमें यहाँ पे करंट और रेजिस्टेंस पता करना है हर केस में। क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम है भाई। पावर दे रखी है, वोल्टेज दे रखा है, तो करंट निकाल लो, P अपान में V, निकल गया कितना, 4 एम्पियर। फिर क्या निकालना आपको, रेजिस्टेंस निकालना था, तो भाई V अपान में I निकाल लो, कितना आ जाएगा, 55 ओम। बहुत अच्छे। अब ये तो मैक्सिमम हीटिंग पे था, जब मिनिमम रेट पे चल रहा होगा तो पावर 330 है, 330 अपान 220 1.5 एम्पियर। फिर आप निकालोगे रेजिस्टेंस V अपान I करके 146.62 M, है ना, ओम हो जाएगा। बहुत अच्छे में, ठीक है, बहुत सिंपल सा था, समझ आ गया, गुड। एक क्वेश्चन इसमें और है, व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है भाई? तो आप कहते हो कि जब हम किसी भी डिवाइस को यूज करते हैं, मतलब उसमें जब भी करंट पास होती है तो करंट यहाँ पे एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट होती है, इमिट होती है, अपीयर होती है हीट एनर्जी की तरह से। इसको हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, यही लिखना आप। बात समझ आ रही है? अगला क्वेश्चन है आपका कि अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस होती है जब हम करंट पास करते हैं किसी भी रजिस्टर से, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, तो उसके लिए एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन क्या लिखोगे भाई, एक्सप्रेशन लिखोगे H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी या H इक्वल टू वी आई टी। क्लियर है इतनी बात? यही लिखोगे, कुछ और मत लिख देना। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर और उसकी एसआई यूनिट, और कमर्शियल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, यूनिट ही समझते हैं। जैसे हमारे घर में बिजली आती है 2 यूनिट 4 यूनिट ऐसे करते हो ना, वही वाली बात है। तो इलेक्ट्रिक पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, यूनिट ही बोलते हैं उसे। वैसे इस यूनिट का और जूल में क्या कनेक्शन है ये बताना है। तो पहले तो ये बहुत आसान सा काम है कि रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन अ सर्किट, इसको बोलते हैं पावर। उस सर्किट की यूनिट होती है वाट, कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर, ठीक है। जनरली डिवाइसेज पे लिखा होता है, बल्ब पे लिखा होता है 10 वाट का है, 20 वाट का है, वैसे ही हीटर पे लिखा होता है, गीजर पे लिखा होता है, ये उसकी पावर लिखी होती है कि 1 आवर में इतनी पावर वो यूज कर लेगा। हाँ, ये इक्वल होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन इसी में ये है कि 2 बल्ब हैं 50 वाट के, 6 घंटे चलते हैं डेली। अच्छा, इलेक्ट्रिक गीजर है 1 किलोवाट का, ये चलता है केवल कितना, 1 घंटा। हमें क्या बताना है, टोटल एनर्जी बताना है उस महीने में जिसमें 30 दिन होते हैं, और कास्ट दे रखी है 1 यूनिट की 8 रुपीज, ठीक है, 1 यूनिट की। कैसे कैलकुलेट करोगे? ऐसे, बहुत सिंपल सा काम है। 50 वाट का एक बल्ब है तो 2 बल्ब हो जाएगा 100 वाट का। 100 वाट का कितने घंटे चलता है? 6 घंटे, क्योंकि E इक्वल टू होता है भाई P इंटू टी, पावर इंटू टाइम। तो बस यही कर दो, 600 वाट आवर तो यहाँ का खर्च होगा। जो आपका यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक गीजर है, क्या करता है ये तो 1000 वाट का है ना, 1 किलो वाट का, 1 घंटे चलता है, तो 1000 वाट आवर एनर्जी ये भी खर्च कर लेगा। अब आते हैं अगले पे। अगला क्या है भाई, हमें पता कितने दिन का करना है, 30 दिन का। तो हम पहले 1 दिन का 1000 और 600 हो गए 1600, हो गया ना 1600। 1600 इंटू 30 कर देना, ये आ जाएगा आपका कितना, 48,000। भाई 1000 से डिवाइड कर देना इसको, क्योंकि आपको क्या करना है, किलो वाट आवर में कन्वर्ट करना। आ जाएगा टोटल 48 यूनिट, आ गया 48 यूनिट, ठीक ना। बस 1 यूनिट का खर्च कितना है, 8 रुपए, मल्टीप्लाई करोगे 384, 384 रुपए आ गया आपका 30 दिन का बिल। ये बात समझ आई? ठीक है, तो ऐसे ही बिल कैलकुलेट कर देना एग्जाम में आ गया तो। चलो, ये एक क्वेश्चन है केस स्टडी जैसी,
ठीक है, समझिएगा ध्यान से। वैसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आएगा तो क्या करोगे, कहोगे किसी भी रजिस्टर में अगर आप हीट करंट पास करते हो तो जो हीट प्रोड्यूस होती है, हीट स्क्वायर ऑफ करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इतनी बात समझ आ रही है? चलो समझ आ रही है तो जो क्वेश्चन है उस पे आ जाओ। जो हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं ना, जैसे आयरन में हो गया, गीजर में हो गया, ठीक है, या कहीं पे भी, वो जो हीटिंग एलिमेंट्स की दो प्रॉपर्टी मेजर करनी है। क्या देख के हम लगाते हैं भाई उन्हें, क्या यूज करते हैं? तो पहली प्रॉपर्टी हाई रेजिस्टिविटी। जितना ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है ना मटेरियल की, उतना ज्यादा अमाउंट में हीट क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है करंट फ्लो होने पे। तो एक तो ये देख लेते हैं, दूसरा देख लेते हैं हाई मेल्टिंग पॉइंट। ऑब्वियस सी बात है भाई कि ऐसा ना हो कि हम उसे यूज कर रहे हैं गीजर को और पता चले कि जैसे ही बहुत ज्यादा करंट फ्लो हुई, हीट प्रोड्यूस करना शुरू हुआ, मेल्ट होकर ब्रेक हो गया। नहीं भाई, हाई मेल्टिंग पॉइंट का होगा तो जल्दी डैमेज नहीं होगा, यानी काम करते टाइम खराब नहीं हो। दूसरी बात, चलो भाई दो प्रॉपर्टी हो गई, दो प्रॉपर्टी आपको मेजर करनी है किसकी, इलेक्ट्रिक फ्यूज की। इलेक्ट्रिक फ्यूज की क्या प्रॉपर्टी होती है भाई? तो इलेक्ट्रिक फ्यूज की पहली प्रॉपर्टी होती है लो मेल्टिंग पॉइंट का। जैसे 5 एम्पियर के करंट जानी है तो हम ध्यान में रख के 5 एम्पियर के करंट जितनी हीट प्रोड्यूस होने पे वो चल जाएगा, जैसे ही एक्सीड करेगी मेल्ट हो जाएगा। तो लो मेल्टिंग पॉइंट का लगाते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट का लगा दोगे तो जिस पर्पज के लिए लगा रहे हो उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट का लगाते हो। और क्या लगाते हो? हाई कंडक्टिविटी। हाँ भाई, सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाना नहीं है, नहीं तो करंट ही नहीं आएगी, ठीक है, बहुत कम हो जाएगी। तो सर्किट का रेजिस्टेंस नहीं बढ़ाना है, इसलिए हम क्या करते हैं, हाई कंडक्टिविटी लगाते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस क्या हो, कम रहे। इतनी बात समझ आई? चलो समझ आ गई। तो यहाँ पे ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। और ये भी समझाना है कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर होता है, ठीक है, वो सेविंग कैसे करता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज का। जब कभी भी एक्सीडेंटली क्या होता है, शॉर्ट सर्किटिंग या एक्सीडेंटली हाई करंट आ जाती है तो उससे बचाता कैसे है, बचाता कैसे है भाई? तो बहुत सिंपल सी बात है, मैं थोड़ा पढ़ देता हूं। इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हाईलाइट कर लेना। व्हेन हाई करंट फ्लोज थ्रू द वायर ड्यू टू शॉर्ट सर्किट और अदर फॉल्ट, द हीट generated increases significantly, causing the fuse wire to melt and break the circuit. This prevents the high current from reaching the electrical appliance, thus protecting them from the damage. बहुत सिंपल सी बात है भाई कि अगर कभी गलती से शॉर्ट सर्किटिंग या ओवरलोडिंग की वजह से बहुत ज्यादा करंट अगर आ जाती है आपके सर्किट में, तो वो तुरंत मेल्ट होकर ब्रेक हो जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज तक करंट ना जाए और वो खराब होने से बच जाए। और में एक क्वेश्चन है कि 1100 वाट का एक हीटर है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों टर्मिनल पे लगा रहे हो जो, वो 220 वोल्ट का करंट जो इसमें से फ्लो हो रही है, ठीक है, करंट इसमें से अगर फ्लो हो रही है वो पता करना है। और फिर पता करना है यहाँ पे कि क्या हम जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है उसके सीरीज में हम 5 एम्पियर का लगा दें, ये सही रहेगा? तो चलो चेक कर लो। आंसर में आपको चेक करना है तो पहली बात तो हम करंट कैलकुलेट कर लें। करंट कैलकुलेट करने के लिए P इक्वल टू वी आई होता है, तो I इक्वल टू P अपान वी हो जाएगा। 1100 डिवाइडेड बाई 220 तो आ जाएगा कितना, 5 एम्पियर। अब 5 एम्पियर तो आपकी करंट आ गई। अब क्या करोगे, जो फ्यूज कनेक्ट करोगे वो कितने का, 5 एम्पियर का ही करोगे, ताकि जैसे ही करंट कभी एक्सीड करे ये तुरंत मेल्ट होके ब्रेक हो जाए। बात समझ आई? यही करना है। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा कितना, 2000 वाट का एक हीटर है, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस है 25 ओम। 100 वाट का एक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस है 500 ओम। समझ गए? देखो 220 वोल्ट का आपको सोर्स मिल रहा है, ठीक है। अब यहां से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, कौन ज्यादा करंट कैरी कर सकता है, कैलकुलेट कर लो भाई। करंट कैलकुलेट करने के लिए आपको I इक्वल टू P अपान में V लगाना है। पहले वाले केस में हो जाएगा 2000 और अपान में क्या हो जाएगा, 2000 अपान में कितना, 2000 अपान में 220 वोल्ट, यही मिल रहा है ना सोर्स से, ये आ जाएगा अप्रॉक्स आपका 9.09 एम्पियर। और दूसरे वाले केस में आप लगाओगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका पावर कितनी है, 100 है, ओके। 100 अपान में 220 लगाओगे भाई, यहाँ आ जाएगा 0.454 एम्पियर अप्रॉक्स।
कौन सा आंसर होगा? ए वाले में, ए वाले में ज्यादा करंट कौन कैरी कर रहा है? हीटर कर रहा है, ये बता देना भाई, ठीक है, यही लिखना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। मे बी यूज्ड विद एन इलेक्ट्रिक सर्किट हैव 1.0 एम्पियर रेटिंग। कह रहा है कि कौन सी सर्किट, यानी एक सर्किट 1 एम्पियर रेटिंग वाली क्या हम यूज कर सकते हैं? कौन से वाले केस में यूज कर पाओगे भाई? बल्ब वाले में कर पाओगे, क्योंकि इसमें तो 9 एम्पियर की करंट जाएगी या उससे ज्यादा जाएगी, तो फिर तो मेल्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो क्या करना हमें? 0.45 एम्पियर वाले, यानी बल्ब वाले केस में हम 1 एम्पियर वाली रेटिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां करेंगे, चलो इसमें क्या हो जाएगा? बल्ब हो जाएगा। तीसरा वाला क्या है? विल बी फिटेड ए 15 एम्पियर इलेक्ट्रिक बोर्ड नॉट विद अ 5 एम्पियर इलेक्ट्रिक बोर्ड। ये कह रहा है ना आपसे कि भाई इसमें 15 एम्पियर का ही बोर्ड हम क्यों यूज करेंगे, 5 एम्पियर वाला क्यों नहीं कर सकते? बहुत सिंपल सी बात है, अभी आपने इलेक्ट्रिक फ्यूज पढ़ा ना, क्या ओवरलोडिंग एक्सीडिंग वाले केस में गड़बड़ हो जाएगी। यहां देख रहे हो कितना जा रहा है? 9 एम्पियर जा रहा है, इसलिए हीटर वाले केस में तो आप 5 एम्पियर लगा नहीं सकते, उसमें तो 5 ही करंट जानी चाहिए। यहाँ तो 9 जा रही है, 9 जा रही है तो आपको इससे ज्यादा का लगाना चाहिए, कितना? 15 एम्पियर का, ताकि करंट क्या हो, उससे एक्सीड करे तो मेल्ट हो जाए। ऐसा कुछ होगा, गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए क्या लगाओगे? तुरंत लिख देना यहाँ पे कि भाई हीटर का करंट 9 एम्पियर आ रही है अप्रॉक्स, या उससे ज्यादा आ रही है, तो हम किसका लगाएंगे? 15 एम्पियर का लगाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, शॉर्ट सर्किटिंग या ओवरलोडिंग हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो ये तो बात थी आपकी। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड ऑफ अ सर्किट कंपोनेंट डिक्रीज 1/3 टू इट्स इनिशियल वैल्यू। बहुत ध्यान से समझना भाई, क्या कह रहा है ये कि 1/3 का मतलब है कि V हो गया V/3, तो करंट कितनी चेंज होगी? यानी V तो V/3 हो गया, तो करंट में कितना चेंज आएगा भाई? करंट में चेंज आएगा, तो चलो मैं इसे बता भी देता हूं कि सर कैसे लिखेंगे एग्जाम में। चलो, तो लिख देना कि V वोल्ट है, I करंट है, ठीक है। अब हुआ क्या? नया वोल्टेज V डैश वो V/3 हो गया। करंट का हमें आइडिया नहीं, यही पता करना है। रजिस्टेंस यहाँ पे R था और रजिस्टेंस यहाँ पे भी वही है, यानी कांस्टेंट रखा गया, इसे चेंज नहीं रखा गया, ठीक है। तो भाई करंट क्या हो जाएगी? तो आपको पता है ना, यहाँ पे करंट इक्वल टू क्या होता है? I डैश इक्वल टू हो जाएगा V डैश अपान में R, V डैश अपान में R, ये ना। और V इक्वल टू क्या होता है आपका? V इक्वल टू होता है IR, I ही तो बदल रहा है ना, ठीक है। तो चलो भाई यहाँ लगा दो ये चीजें, यहाँ लगा दो, यहाँ लगाओगे V डैश, I डैश क्या हो जाएगा भाई? तो V डैश की जगह लगा दोगे V/3, ठीक है। और R की जगह क्या लगाओगे भाई? R की जगह क्या होता है? V अपान I होता है ना, यही लगा देना। यहाँ पे क्या लगाओगे? V अपान में I, सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा? यहाँ पे समझ आ रही है बात? सिंप्लीफाई होके I डैश हो जाएगा क्या? 3 एम्पियर। कितना आ जाएगा? 3 एम्पियर आ जाएगा। इतनी बात समझ गए? बहुत अच्छे, समझ गए। तो ये कर लेना। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है? एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि नेम एंड स्टेट द लॉ विच हेल्प अस टू आंसर दिस क्वेश्चन। कौन सा लॉ यूज करते हो भाई? लॉ यूज करोगे आप लोग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर किसी भी रजिस्टर से, कंडक्टर से अगर करंट I फ्लो हो रही है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल डिफरेंस के, जो कि उसके अक्रॉस द एंड आपने लगा रखा है। और जबकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ये बात समझ आई? ठीक है, यानी आप कह सकते हो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या V अपान I इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट होगा। समझ आई बात? ये लगा देना। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्या कह रहा है? एक सिस्टमैटिक डायग्राम बना दो, सर्किट डायग्राम, जिसमें बैटरी 4 लगानी है 1.4 वोल्ट की, 5 ओम रजिस्टर 10 और 15 ओम लगाना है, एक प्लग की भी लगाना है, ठीक है। चलो भाई ड्रा कर दो। ड्रा करोगे, एक 5 ओम लगा दो, एक 10 ओम लगा दो, एक 15 ओम लगा दो, एक अमीटर भी लगा दो, एक प्लग की भी लगा दो, और बैटरी भी लगा देना, ठीक है। बैटरी लगाना मत भूलना, ठीक है। 4 बैटरी लगानी है, 1 2 3 4 बैटरी लगा, ठीक है।
और 10 ओम के अक्रॉस में क्या लगा देना, वोल्ट मीटर भी लगा देना। अभी बता रहा हूँ, ये 5 है, ये 10 है और ये 15 है। सही से भाई मेंशन कर देना, ऐसे मत छोड़ना, ठीक है। इसमें करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस, यहाँ पे। ये बात समझ आ गई? अब समझ आ गई तो ये तो सर्किट डायग्राम ऐसे बना दोगे। अब क्वेश्चन कैसा आएगा? हाँ, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें कितनी करंट पास हो रही है और 10 ओम में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। दोनों समझा देता हूं मैं। क्या है? टोटल करंट बताने के लिए पहले तो ये है 1.5 × 4, ये हो जाएगा 6 वोल्ट, ठीक है। अब टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5, 10, 15। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 5 + 10 + 15, हो गया टोटल 30 ओम। ओके, करंट हो जाएगी I = V/R, जो कि हो जाएगा 6/30, ये हो जाएगा 1/5, जो कि हो गया 0.2 एम्पियर। 0.2 एम्पियर किसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, 10 में, तो V = हो जाएगा IR 0.2 × में 10, ये हो गया 2 वोल्ट। कितना हो गया, 2 वोल्ट। बात समझ आई? ये आपका हो गया आंसर। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? सब समझ आ गया अच्छे से, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? इतना क्वेश्चन करने के बाद आपके इलेक्ट्रिसिटी से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए सब कर लोगे, लेकिन ढंग से सीख लेना, ठीक है। इतनी बात समझ आई? चलो तो फटाफट YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक कर दो, और जितने भी आपके 10th वाले दोस्त हैं सबको ये वीडियो फॉरवर्ड भी कर दो, उनकी भी भलाई कर दो भाई। और एक बात और, अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, वर्कशीट चाहिए, क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, नोट्स पढ़ना है, आपको टाइम बचाना है, तो इसी वीडियो के नीचे मैं लिंक में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, जहां से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो और नोट्स वगैरह भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले चैप्टर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।